वेलकम बच्चों। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब जो अगला सेगमेंट है जो हमें पढ़ना है वो है थ्रस्ट, प्रेशर एंड बायंसी। उसके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द कॉमन यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखते हैं ग्राम, वॉल्यूम के लिए लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप इसे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट। जब एसआई यूनिट की बात आएगी तो यहाँ पर आपको किलोग्राम और मीटर का इस्तेमाल करना है। तो केजी पर मीटर क्यूब की यूनिट बनेगी। और साथ में अगर वैल्यू की बात करें तो एसआई सिस्टम में हम इसकी वैल्यू 1000 बताते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि आ जाएगा सेम क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए 1 होगा। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, नेम द क्वांटिटी हुज वन ऑफ द यूनिट इज पास्कल। पास्कल यूनिट अगर आप ध्यान दें तो ये प्रेशर के लिए होती है। तो सिर्फ अगर आपने प्रेशर भी लिखा है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द यूनिट्स इन विच प्रेशर इज मेजर्ड। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक यूनिट हमारे पास पास्कल है। जो फॉर्मूले से बनाते हैं हम वो बनाते हैं फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला है अगर, तो न्यूटन फोर्स के लिए पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया के लिए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी का दूसरा नाम है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला पार्ट है द बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड। जो बायोंट फोर्स है वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इमर्ज किया है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ने इमर्ज होने के बाद कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उस अमाउंट पर, उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो नेचर पर नहीं करता, इसलिए फॉल्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू गैसेज। बिल्कुल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड्स के लिए काम करता है। तो फ्लूइड्स का मतलब हो गया है ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो हो सकते हैं, लिक्विड और गैस दोनों इसमें आते हैं। तो ये हमारे पास दोनों के लिए आएगा, इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इन विच डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ए लिक्विड एक्ट। हमेशा जो लिक्विड की वजह से बायोंट फोर्स लगता है ये हमेशा और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन 8 को देखेंगे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स का अदर नेम है अपथ्रस्ट, या आप इसे अपवर्ड फोर्स भी कह सकते हैं। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द फोर्स विच मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट्स अपीयर लाइट व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। उस फोर्स का नाम बताना है जो हैवी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और उन्हें हल्का बना देता है जब उन्हें लिक्विड में डाला जाता है। तो आप समझ ही रहे हैं, क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाने का तरीका है। बायोंट फोर्स इसका आंसर होगा। अपथ्रस्ट, ये भी हमारा बायोंट फोर्स ही है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। नेम द प्रिंसिपल विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। तो इसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप जानते हैं। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द रिलेटिव डेंसिटी। ये है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। तो इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी अगर 13.6 दी गई है आपको, तो इसका मतलब जो मरकरी की डेंसिटी है वो 13.6 टाइम्स है एज दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 13.6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मरकरी की डेंसिटी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो सिंपल इज प्रेशर इज द आंसर, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। देन व्हाट इज द scientific name of the upward force acting on the object immersed in the liquid, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट, ये इसका आंसर है। इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है, फिर से वही बात पूछ ली गई है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म बायोंसी।
इट इज़ द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी, आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट और इमर्स्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड बायंसी। और जो फोर्स लगता है उसको हम बायंड फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। और इसका कॉज क्या है, व्हाट कॉजेज बायंड फोर्स ऑन अ बोट और एनी ऑब्जेक्ट, तो बायंड फोर्स ऑन अ बोट इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ वाटर पुशिंग अप ऑन द बॉटम ऑफ द बोट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इमर्ज करते हैं तो उसके बॉटम के नीचे जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो उसे पुश करता है ऊपर की तरफ, और इस वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर? सिंपल रीजन, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसीलिए आइस इजीली वाटर में फ्लोट कर जाती है। तो आगे बढ़ाएंगे, इसको पॉज करके आप नोट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर विल प्रोड्यूस ए प्रेशर ऑफ 500 पास्कल। सिंपल न्यूमेरिकल शुरू हो गया है यहाँ से। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर इंटू एरिया और एरिया इंटू प्रेशर। एरिया हमें दिया है 0.5, प्रेशर हमें दिया है 500, सॉल्व करके हमें मिल गया आंसर 250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे आप, बढ़ेंगे आगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 200 न्यूटन is floating in a liquid, what is the magnitude of buoyant force acting on it? जस्ट फ्लोटिंग है तो जो वेट है वो बैलेंस हुआ है, और फ्लोट होने की सिचुएशन यही है कि वेट को बैलेंस करने वाला बाइंड फोर्स है। तो फ्लोटिंग की सिचुएशन में बाइंड फोर्स और वेट हमेशा बराबर होंगे, इसलिए हमारा बाइंड फोर्स का आंसर भी 200 न्यूटन आ जाता है। यही हमने आंसर में लिखा है, सिंस द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन द लिक्विड सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव the magnitude of buoyant force acting on a solid immersed in a liquid, तो नाम है आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन्होंने बताया था। आगे बढ़ाएंगे इसको, फिलहाल आप पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 95 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। मास की वैल्यू 95 ग्राम में, डेंसिटी 19, सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट ऑफ डेंसिटी 3000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दिया है एसआई सिस्टम में, डेंसिटी दी है, आपसे मास पूछ रहे हैं। मेरा सजेशन है आप इसे यहीं पर पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा आगे। वॉल्यूम हमें मालूम है, डेंसिटी हमें मालूम है, हमें निकालना है मास। तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 5 है, डेंसिटी 3000 है, 3000 इंटू 5 कर देंगे, 15000 आंसर होना चाहिए। 15000 kg हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इसे तो आप कर ही चुके हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला गया है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास 100 ग्राम एंड वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम 100 अपॉन 10, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सही यूनिट ज़रूर लिखें, यूनिट का एक्सप्रेशन सही होना ज़रूरी है, उसी के मार्क्स हमें मिलते हैं। आगे बढ़ाते हैं, वाई डज अ ब्लॉक ऑफ वुड हेल्ड अंडर वाटर राइज टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड। तो सिंपल है, इतना डिटेल में अगर बताएं तो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ बायंड फोर्स। सिर्फ आप ड्यू टू बायंड फोर्स लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये हमने डिटेल में लिखा है यहाँ पर, बिकॉज द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वुड इज लेस देन द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो व्हेन इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर द अपवर्ड बायंड फोर्स ऑन इट इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट, एंड हेंस द ब्लॉक राइजेस टू द सरफेस। सिंपल रीजन, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया है और लॉ ऑफ फ्लोटेशन से ये कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है। कॉन्सेप्ट है, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 800 kg पर मीटर क्यूब, विल इट सिंक और फ्लोट व्हेन डिप्ड इन बकेट ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1000, बॉडी की डेंसिटी 800, क्योंकि ये लेसर है तो इजीली फ्लोट कर जाएगी, तो इसीलिए हमने लिखा है द बॉडी विल फ्लोट, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग और सिंकिंग का, उसी के बेसिस पर हमने इसे किया है।
ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको करना है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो आंसर प्रेशर हो जाएगा। इट इज़ द डैश फोर्स विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर लाइटर इन द वाटर, तो अपवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स आप लिख सकते हैं। अ हैवी शिप फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इट्स डैश डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो हम कह सकते हैं इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, थर्ड में आंसर रिलेटिव, आप एवरेज कह सकते हो, एवरेज डेंसिटी, ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, या सिंपली आप टोटल डेंसिटी भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में 2-3 वर्ड जो सूट कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, फ्लूइड्स बताया था आपको, लिक्विड और गैसेस का कलेक्टिव नेम है। प्रेशर एक्ट्स इन डैश डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, एंड द प्रेशर डैश एज द डेप्थ इंक्रीजेज, एंड प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर भी इंक्रीज होता है। In order to sink in a fluid, the density of an object must be greater than the density of fluid, ठीक है, तो यहाँ greater आएगा, density आ जाएगा यहाँ। Then snow shoes work by spreading out a person dash over a much bigger dash, basically ये concept है, snow shoes जो होते हैं वो person का weight, person's weight, यहाँ weight आ जाएगा over a much bigger area आ जाएगा, वेट को ज़्यादा एरिया पर स्प्रेड कर देते हैं जिससे वो प्रेस इन नहीं होते हैं स्नो में और इजीली आप वहाँ पर चल पाते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्नो शूज़ इज़ 5 टाइम्स डैश आ गया है, देन द एरिया ऑफ ऑर्डिनरी शूज़, देन द प्रेशर ऑफ द स्नो शू ऑन द स्नो इज़ 5 टाइम्स डैश। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखें, बिगर और स्मॉलर है हमारे पास। इफ़ द एरिया ऑफ द स्नो शूज़ इज़ 5 टाइम्स बिगर, बड़ा होगा, देन द एरिया ऑफ ऑर्डिनरी शूज़, देन द प्रेशर ऑन ऑफ ए स्नो शू ऑन द स्नो इज़ 5 टाइम्स लेसर हो जाएगा या स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है हमारे पास। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि रिलेटिव डेंसिटी इज़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर बोला है इफ़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 7.1, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट, तो इट विल बी 7.1 इंटू 1000, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.1 इंटू 1000 और 7100 kg पर मीटर क्यूब, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो भी गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट आ रहा है डिफाइन थ्रस्ट, व्हाट इज इट्स यूनिट, तो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर, हमने क्लास के वक्त भी बात की थी कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना ज़रूरी है, इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। ऐसा यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज़ न्यूटन, वो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट, अ मग फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लाइट एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडर वाटर इन द बकेट देन व्हेन इट इज़ आउटसाइड, सिंपल रीज़न, बिकॉज ऑफ बायंड फोर्स, बिकॉज बायंड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और ये सब अंडरस्टूड है कि वो अपर डायरेक्शन में लगकर उसके वेट को रिड्यूस कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What happens to the buoyant force as more and more volume of the solid object is immersed in the liquid, ये increase होगा। When does the buoyant force becomes maximum? When the whole object is immersed completely in the liquid, तो as more and more volume of the solid object is immersed in the liquid, the upward buoyant force also keeps on increasing, ये increase होता रहेगा। And when the object is completely immersed, then in that case the buoyant force acting on the solid object becomes maximum and after that it will remain constant, ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन आ रहा है, वाई डू वी फील लाइट ऑन आर फीट व्हेन स्टैंडिंग इन ए स्विमिंग पूल विद वाटर अप टू आर आर्मपिट्स, आप जानते हैं why do we feel light on our feet when standing in a swimming pool with water up to our armpits, रीज़न, क्योंकि हम इमर्स्ड हैं और इस वजह से हमारे पैरों पर फील होने वाला हमारी बॉडी का वेट वो रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ अगेन अपवर्ड फोर्स और अपवर्ड बायंड फोर्स, अप थ्रस्ट, जिससे हमारा वेट हल्का हो जाता है और हमें ये
रिड्यूस लगता है, हमारे वेट को रिड्यूस कराना फील करा देता है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई बिग बोल्डर्स कैन बी मूव्ड ईजीली बाय फ्लड। तो रीज़न है बिग बोल्डर्स वे मीन्स इनका जो वेट है वो बहुत कम होता है, वे मच लेस वाइल इन वाटर एंड एज सच एज ईजीली मूव्ड बाय द फ्लड। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर फ्लड यानी कि वाटर के केस में जब ये बड़े ऑब्जेक्ट जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा अब थ्रस्ट लगेगा इनके ऊपर, वेट कम हो जाएगा, वेट कम होगा तो ईजिली फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट इट फ्लोट्स इन मरकरी। वाई? तो रीज़न है वाटर की जो डेंसिटी है वो आयरन से कम है, या ये कह लो आयरन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, बट मरकरी की डेंसिटी आयरन से भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ ईजिली फ्लोट कर जाती है। तो आप इसे पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ रहा है एक्सप्लेन वाई अ पीस ऑफ ग्लास सिंक्स इन वाटर बट इट फ्लोट्स इन मरकरी। अगेन रीज़न है ग्लास की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है बट मरकरी से कम। स्टील सिंक्स इन वाटर बट स्टील बोट फ्लोट्स। अब यहाँ पर जो रीज़न है वो थोड़ा अलग तरीके से देना है आपको। स्टील सिंक्स इन वाटर यानी कि अगर आपके पास कोई स्टील ऑब्जेक्ट है वो सीधे वाटर में डूब जाएगा, लेकिन स्टील की बोट फ्लोट करती है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि उसकी ओवरऑल वॉल्यूम में मैक्सिमम पोर्शन हॉलो रहता है, जिससे उसकी वॉल्यूम तो बढ़ती है बट वेट नहीं, और वॉल्यूम बढ़ने से उस पर अपथ्रस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है हमारे पास अ पीस ऑफ स्टील सिंक्स इन वाटर बिकॉज स्टील इज डेंसर देन वाटर, बट steel ship is hollow object made of steel and contains a lot of air in it. Due to the presence of lot of air in it, the average density of the ship becomes less than the density of water and hence ship floats in water. ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रैप्स टू कैरी देम। अब आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर और एरिया में इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, तो वाइड स्ट्रैप्स में एरिया ज़्यादा है, आपके शोल्डर पर प्रेशर कम लगेगा, जिससे आपको स्कूल बैग को कैरी करना ईजी होगा। ठीक है, तो उसी के रेफरेंस में आंसर देना है, इसको पॉज करके नोट करेंगे। तो बढ़ाते हैं इसको आगे, यही रीज़न लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ाते हैं इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज वाई डज अ शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट्स मोर इवनली देन ए ब्लंट नाइफ। रीज़न अगेन सेम, ब्लंट नाइफ एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम लगा पाएगा, बट शार्प नाइफ उसका एज होगा, एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। तो कॉन्सेप्ट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, उसी का रेफरेंस आपको देना है, इसीलिए हमने लिखा है अ शार्प नाइफ कट्स ऑब्जेक्ट्स इजीली बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरी थिन एज द फोर्स of our hand falls on a very small area and hence produces large pressure. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। अगेन सेम रीज़न, जो रेलवे ट्रैक्स हैं आपने देखा होगा उसके नीचे कॉन्क्रीट या वुडन स्लीपर्स जो सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं, उसे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सब ओवरऑल मिलकर एरिया बढ़ाते हैं और एरिया बढ़ाने से प्रेशर रिड्यूस होता है, सो दैट जो ट्रेन के वेट की वजह से जो हमारा ट्रैक है वो ग्राउंड के अंदर नहीं घुस जाए, इसीलिए उसको बचाने के लिए स्लीपर्स लगाए जाते हैं। तो कंक्रीट और वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन सो दैट द वेट ऑफ द पासिंग ट्रेन इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ ग्राउंड एंड हेंस द ट्रैक में नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन वाई ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। आपने देखा ही होगा स्टील बेल्ट प्रोवाइड की जाती है, तो रीज़न है a wide steel belt is provided so that wheels of an army tank so that they exert less pressure on the ground and do not sink into it. इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बट वेट ज़्यादा होने के बाद भी ये अंदर प्रेस डाउन नहीं होता है ग्राउंड में, क्योंकि इसका एरिया बढ़ा दिया गया है, एरिया बढ़ाने से प्रेशर रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द टिप ऑफ द स्विंग नीडल इज़ शार्प। ये जो टिप है यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प रखी जाती है स्विंग नीडल की, तो रीज़न फिर से वही है, शार्प टिप पर एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इजीली आप इसे प्रेस कर पाओगे क्लॉथ में और स्टिचिंग इजी होगी। तो रीज़न वही लिखा है, द टिप ऑफ द स्विंग नीडल इज़ शार्प सो दैट ड्यू टू इट्स शार्प टिप द नीडल में पुट द फोर्स ऑन द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर
sufficient to pierce the cloth being stitched। बढ़ाते हैं आगे, आप इसे नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट इज 41, when the pressure on the ground more, when is the pressure on the ground more, कब प्रेशर ग्राउंड पर मोर होगा, when a man is walking और when a man is standing। एक्सप्लेन। तो बेसिकली वॉकिंग वाले केस में ये वेट ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा। रीज़न बिंग कि वॉकिंग के कंडीशन में एट अ टाइम ओनली 1 फुट इज़ ऑन द ग्राउंड, ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन स्मॉलर एरिया। जबकि स्टैंडिंग पोजीशन में हम दोनों फीट पर खड़े होते हैं, तो वहाँ दोनों फीट के एरिया का टोटल इफेक्ट लार्जर एरिया पर वेट अप्लाई करेगा और लेस प्रेशर क्रिएट करेगा। तो मोर प्रेशर विल बी इन द केस ऑफ वॉकिंग। देन नेक्स्ट, explain why snow shoes stop you from sinking into the soft snow। रीज़न फिर से वही है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। स्नो शूज़ का एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए वो सिंकिंग से हमें प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे। एक्सप्लेन वाई व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ कुशन द डिप्रेशन इज मच मोर देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। आप जानते हैं अगर एक क्वेश्चन है कहीं पर, उसमें कोई पर्सन खड़ा है तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है, उसी पर बैठने पर प्रेशर कम। या आपने अपने घर में सोफ़ा सेट वगैरह में कभी देखा होगा, बेड पर चढ़ते वक्त देख सकते हो। रीज़न फिर से वही है, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हमारे फीट का एरिया ही प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब हम लाइंग डाउन है तो हमारी पूरी बॉडी का एरिया प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर जहाँ एरिया ज़्यादा है लाइंग डाउन में, वहाँ एरिया प्रेशर कम हो, वहाँ एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और इसीलिए जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है लाइंग डाउन में और ज़्यादा होता है इन केस ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। आप यहाँ से पॉज करके नोट कर सकते, पढ़ सकते हैं इसको पूरा डिटेल में। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। यूज़ योर आइडिया अबाउट प्रेशर टू एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन अ सॉफ्ट सैंड इफ़ यू हैव फ्लैट शूज़ रादर देन शूज़ विथ शार्प हील्स। सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन, फ्लैट शूज़ जिनका एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, आप इजीली चल पाएंगे, और जो शार्प हील्स वाले शूज़ हैं उनका एरिया कम, तो प्रेशर ज़्यादा, आप एकदम से वहीं पर सॉफ्ट सैंड में फंस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आयरन नेल, इनका भी पॉइंटेड एंड होता है। रीज़न सेम कॉन्सेप्ट अगेन, अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप सो दैट व्हेन इट इज़ हैमर्ड द फोर्स ऑफ हैमर ट्रांसफर टू ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड क्रिएटिंग ए लार्ज प्रेशर विच पुशेज द नेल इनटू द वुड। सेम कॉन्सेप्ट, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर्मूले का रेफरेंस आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेन वाई बिल्डिंग एंड डैम्स हैव वाइड फाउंडेशन। आपने देखा होगा जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा फाउंडेशन बनाई जाती है जिसकी विड्थ वॉल से ज़्यादा होती है। रीज़न, वेट जब बढ़ेगा तो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो ग्राउंड में प्रेस इन हो सकते हैं, सिंक हो सकते हैं। उससे बचाने के लिए प्रेशर को रिड्यूस करना है तो फाउंडेशन का एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड डैम्स आर लेड ऑन ए लार्ज एरिया so that weight of the building or dam produces less pressure because of more area and hence do not sink into the ground। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, why does a ship made of iron and steel float in water whereas a small piece of iron sinks in it। सेम रीज़न है कि जो शिप है उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से कम होगी, वाइल जो छोटा पीस होगा उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से ज़्यादा, इसीलिए फ्लोटिंग और सिंकिंग की सिचुएशन है। आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। कैमल्स के बारे में तो आपने सुना ही है, सभी जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, और उसका रीज़न क्या है, वाई डू कैमल्स हैव लार्ज फ्लैट फीट। लार्ज फ्लैट फीट होने से एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम, और इसीलिए ये सॉफ्ट सैंड में इजीली दौड़ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, पॉज करके आप नोट कर चुके होंगे। नेम दिस फोर्सेस के नाम बताने हैं। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, अब थ्रस्ट आप जानते ही हैं, बाइंड फोर्स भी कह सकते हो। द फोर्स विच वेयर्स अवे टू सर्फेसेज एज दे मूव वन ओवर द अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मूव करते हैं रिलेटिव मोशन होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। द फोर्स विच पुल्ड द एप्पल ऑफ आइजैक न्यूटन्स ट्री, आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द फोर्स विच स्टॉप्स यू फॉलिंग थ्रू द फ्लोर, जब भी हम किसी फ्लोर या ऑब्जेक्ट या सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ से हमें एक रिएक्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो आप इसमें आंसर नॉर्मल रिएक्शन या फिर रिएक्शन फोर्स दोनों में से जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसका आंसर हम नॉर्मल रिएक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे।
A pressure of 10 Pascal acts on an area 3 meter square. What is the force acting on the area? What force will be exerted by the application of same pressure if the area is made 1/3? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, वैल्यू रख के सॉल्व किया. इफ एरिया इज मेड 1/3, एरिया इज मेड 1/3, देन इन दैट केस 3 की जगह 1 हो जाएगा 1/3 करने पर, तो 1 × 10 में 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है. आगे बढ़ाते हैं. A girl is wearing a pair of flat shoes. She weighs 550 Newton. The area of the contact of one shoe with the ground is 160. तो 2 का 160 × 2 हो जाएगा. What pressure will be exerted by the girl on the ground if she stand on 2 feet and 1 feet? अगर 2 feet की बात करें तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन शू है 160. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है. सेंटीमीटर होता है 10⁻², तो -2 का स्क्वायर करेंगे इसलिए -4 हो गया. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 शूज़ ट्वाइस कर दिया है इसको. तो इफ़ गर्ल स्टैंड्स ऑन 2 फीट, तो फोर्स अपॉन एरिया में वेट अपॉन एरिया ऑफ 2 आंसर आया. इसी तरह से सिंगल के लिए फोर्स अपॉन एरिया में सेम वैल्यू, ये जस्ट डबल हो जाएगा. ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ से यहाँ डबल हो रही है. तो बढ़ाते हैं इसको भी आगे. नेक्स्ट आ रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब एंड मास 9 kg. स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर. गिव रीजन फॉर योर आंसर. सिंपल कॉन्सेप्ट, मास अपॉन वॉल्यूम चेक कर लिया, 3 kg पर मीटर क्यूब, 1000 से कम है यानी कि बॉडी फ्लोट कर जाएगी. द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द वाटर एज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, इसको भी पॉज करके आप नोट कर लेंगे. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट वेज 500 ग्राम इन एयर. दिस ऑब्जेक्ट इज देन फुली इमर्स्ड इन वाटर. स्टेट वेदर इट विल वे लेस इन वाटर और मोर इन वाटर. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो ये तो आप जान ही रहे हैं, 500 ग्राम एयर में है, इसे आपने इमर्स किया वाटर में, तो ऑब्वियसली इस पर अब थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स लगेगा जो इसके वेट को रिड्यूस करेगा, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर विच रिड्यूसेस इट्स वेट अपीयरेंटली. ठीक है, तो नेक्स्ट है राइट डाउन एन इक्वेशन दैट डिफाइंस डेंसिटी. सिंपल फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. फिर है 5 kg ऑफ मटेरियल है ऑक्यूपाइज 20 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एज 20 kg ऑफ मटेरियल बी, ये है हमारा मटेरियल B occupy 90 सेंटीमीटर क्यूब विच हैज़ ग्रेटर डेंसिटी. A और B. सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन. तो फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. बॉडी A के लिए डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को जरूर ध्यान में रखना, ये मास kg में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर का 10⁻² होता है, क्यूब करेंगे -6 हो गया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है. तो सॉल्व करके 0.25 × 10⁻6 ये आपके सामने बन ही रहा है. उसके बाद सेकेंड बॉडी के लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे और चेक करेंगे, तो ये 10⁻6 और 6 कॉमन है, तो 0.25 और 0.22 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 0.25 बड़ा है, तो A की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू B. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, ये सब अब कॉन्सेप्ट हमारे ओवर हो चुके हैं. डिफाइंड बायंड फोर्स. नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच बायंड फोर्स डिपेंड्स. तो बायंड फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड, and the factors on which buoyant force depends is volume of object immersed, density of the liquid. Then next है, what is the cause of buoyant force. तो reason है the cause of buoyant force is the greater upward pressure exerted by liquid underneath the object. ऑब्जेक्ट के जस्ट बिलो जो वाटर की पोजीशन होती है वो ज़्यादा प्रेशर डेवलप करती है, इस वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है. नेक्स्ट है, when a boat is partially immersed in water it displaces 600 kg of water. हाउ मच इज़ द बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट इन न्यूटन. जी आपको दे दिया है 10. तो बेसिकली ये वेट अगर हम देखें 600 kg के लिए, तो 600 kg वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं, इससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकेंगे, वेट भी कैलकुलेट कर सकेंगे. मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हमें दिया है 600 kg. वेट ऑफ वाटर हो जाएगा mg, 600 × 10 यानी कि 6000. और हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंस द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज 6000 एंड हेंस इट इज इक्वल्स टू द बायंड फोर्स, क्योंकि बायंड फोर्स और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आर इक्वल, तो आंसर इज 6000 न्यूटन. नेक्स्ट इसको नोट कर लेंगे. बढ़ाते हैं फिर आगे. 56th क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप जानते ही हैं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. और अगर बड़ा हुआ तो भी ये सिचुएशन बनेगी. तो उसी के हिसाब से है, अ फ्लोटिंग बोट डिस्प्लेसेस वाटर वेइंग 6000 न्यूटन
व्हाट इज़ द बाइंड फोर्स, सेम 6000 न्यूटन होगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बोट, वो भी 6000 न्यूटन ही आएगा। तो दोनों का आंसर हमारा 6000 न्यूटन ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफाइन डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी हम पहले ही कर चुके हैं। रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा यूनिट में कोई रिलेटिव डेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट नहीं होती, ध्यान रखेंगे। और डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज़ 840 kg/m3। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो 840 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये सारे कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ पर छोड़ा गया है, आप अपने हिसाब से करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्रेशर आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, और इस न्यूमेरिकल का आंसर आप अपने हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको दिखा देता हूँ, लेकिन खुद से करना है, खुद से करना आपको ये आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स हम किसको बोल रहे हैं, नेम टू कॉमन फ्लूइड्स भी बताना है। सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजिली, दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऑल द लिक्विड गैसेज आर फ्लूइड्स, जैसे कि वाटर, एयर, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हम जानते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or upthrust which is equals to weight of the liquid displaced by the object. Buoyant force of an object is equals to weight of liquid displaced by that object. ये हमारा बायनेंसी प्रिंसिपल है या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और थर्ड पूछा है, when does an object float or sink when placed on the surface of liquid। तो कंडीशन है, if the buoyant force exerted by the liquid is less than the weight of the object, then body will sink। और अगर ये बराबर या उससे ज़्यादा है, इज इक्वल टू और ग्रेटर है, तो इन दैट केस बॉडी विल फ्लोट। सिंपल कॉन्सेप्ट। और बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर, सेम कॉन्सेप्ट। अब फ्लोटिंग बोट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट और ग्रेटर देन दैट। दिस डिस्प्लेस्ड वाटर exerts buoyant force to balance the weight of the boat and hence it keep it afloat। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अ पीस ऑफ स्टील हैज़ वॉल्यूम दे दिया गया है, मास दिया गया है, डेंसिटी निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में। तो कन्वर्जन का ध्यान आपको रखना है। मास दिया है, वॉल्यूम दी है। मास हमें दे दिया गया है 96, वॉल्यूम दी गई है, मास अपॉन वॉल्यूम रख के डायरेक्ट आ गया। उसके बाद हमने यहाँ ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में वैल्यू रखकर फिर से हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। और इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें। सभी क्वेश्चंस आपके नॉलेज बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं, हेल्प करेंगे आपको। बाकी के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए आगे की क्लास में। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।